बाढ़ का खतरा फिलहाल चला, जलस्तर गिरना शुरू। यमुना अभी भी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर। सरकार का दावा, जल्दी ही जलस्तर आएगा नीचे। यमुना के जलस्तर ने रेल यात्रियों की बढ़ाई परेशानी। यमुना पुल यातायात के लिए बंद। अपने गंतव्य तक पहुंचने में लग रहा ज्यादा वक्त। राजीव गांधी अस्पताल में लेजर मशीन से हो रही सर्जरी। 2 दिन में यूरोलॉजी के 6 मरीजों का हुआ ऑपरेशन। मरीज को दूसरे दिन ही मिल रही छुट्टी। दुष्कर्म पीड़िता ने मीडिया के सामने लगाई इंसाफ की गुहार। कहा, मौलवी ने 2 साथियों के साथ मिलकर किया दुष्कर्म। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। चाइनीज मांझे के खिलाफ दिल्ली पुलिस की मुहिम। जाफराबाद से चाइनीज मांझा बेचने वाला डीलर गिरफ्तार। 60 रोल चाइनीज मांझा बरामद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का। रुख करते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस साल यमुना नदी का कहर देखने को मिला है। यमुना नदी में जलस्तर के बढ़ने के बाद कई लोगों के आशियाने उजड़ गए। इस बीच सोमवार को यमुना खतरे की निशान से करीब 1 मीटर से भी ज्यादा ऊंची बह रही थी। लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अब यमुना का जलस्तर कम होना शुरू हो गया है। दोपहर 12 बजे यमुना का जलस्तर 206.47 मीटर था, लेकिन शाम 4 बजे यह घटकर 206.34 मीटर पर आ गया। सोमवार को दिल्ली में अधिकतम जलस्तर 206.57 रहा, जो कि तड़के 3 और 4 बजे था। उसके बाद से पानी लगातार घट रहा है। शाम 4 बजे यह खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया। शाम 4 बजे हथिनी कुंड से 57,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे दिल्ली को ज्यादा खतरा नहीं है। शाहदरा जिले में पुराने यमुना ब्रिज के पास राहत कैंप से जुड़ी व्यवस्था का गोपाल राय ने जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग टेंट में रह रहे हैं, यमुना नदी का जलस्तर कम होने तक उन्हें यहीं रहना चाहिए। गोपाल राय ने कहा कि प्रभावित लोगों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। गोपाल राय ने आगे कहा कि अगर हथिनी कुंड बैराज से पानी कम छोड़ा गया तो बहुत जल्द दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हथिनी कुंड से दिल्ली की ओर पानी मोड़ने के कारण राजधानी में बाढ़ आ गई है। उधर ITO बैराज के बंद 3 गेट अभी भी नहीं खोले जा सके हैं। हरियाणा के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, आर्मी और नौसेना की टीम बंद गेटों को खोलने में जुटी हैं, पर उनके लिए इन बंद गेटों को खोलकर यमुना के बहाव में उत्पन्न अवरोध को दूर करना बड़ी समस्या बना हुआ है। ITO बैराज में 32 गेट हैं। दिल्ली में बाढ़ आने पर यह बात सामने आई कि इस बैराज के 5 गेट नंबर 28 से 32 रखरखाव ठीक न होने के कारण सालों से बंद हैं और अभी वे नहीं खुल पा रहे हैं। सभी लोगों को कैंप के अंदर सभी तरह की सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। लोगों को यहाँ पर सामाजिक संगठनों की तरफ से भी जो है वो राहत सामग्री दी जा रही है, जिससे किसी तरह किसी को दिक्कत ना हो। देखिए, अभी तो पानी का स्तर अभी बता रहे हैं लोग कि सुबह से लगातार कम हो रहा है, तो उम्मीद है कि अगर पीछे से पानी नहीं छोड़ा जाता है हथनी कुंड से, तो पानी का स्तर नीचे जाएगा। हाँ, इसलिए कह रहे हैं कि वो जो पानी वहाँ से छोड़ा जा रहा है उसका इम्पैक्ट अगर यहाँ पर जो आज दिखा है कि सुबह पानी का स्तर ज़्यादा था तो अभी कम हुआ है, और अगर वहाँ पर इकट्ठा पानी नहीं छोड़ा जाता है तो मुझे लगता है कि जो पानी आएगा वो आगे जो है बढ़ जाएगा। व्यवस्था तो अभी हमने सब लोगों से पूछा है, व्यवस्थाएँ तो पहले से जो व्यवस्था थी वो जारी है। सभी लोगों से अपील यही है कि अगर कोई नीचे गया है तो भी कैंप में आ जाए। अभी जब तक स्थिर नहीं हो जाता है पानी, तब तक सभी लोग कैंप में रहें। कैंप में सारी सुविधाएं दी जाएंगी, मेडिकल सुविधाएं हैं, खाने का है। यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से एक बार फिर से पुराने पुल पर रेल का आवागमन रोक दिया गया है। ऐसे में पुरानी दिल्ली से आने जाने वाली कई ट्रेनों पर रोक लगाकर उन्हें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलाया जा रहा है। इस वजह से यात्रियों को काफी दिक्कत हो रही है। शहादरा रेलवे स्टेशन से रोजाना सैकड़ों यात्री ट्रेन से अपने कामों के लिए निकलते हैं। ऐसे में इन ट्रेनों की रूट बदलने से यात्री परेशान हैं। यात्रियों का कहना है कि पहले ट्रेनें शहादरा तक आती थीं, लेकिन अब उन्हें गाजियाबाद स्टेशन पर ही रोका जा रहा है। इस वजह से वहां से दूसरे ट्रांसपोर्ट से लोग अपने दफ्तरों तक पहुंच रहे हैं।
कई दूध बेचने वाले भी इन रूट्स पर आते हैं, जिन्हें शहादरा तक पहुंचने में ज़्यादा समय लग रहा है। यात्री चाहते हैं कि इन ट्रेनों को जल्द ही इनके पुराने रूट पर चला दिया जाए, जिससे उनकी परेशानी खत्म हो सके। हाँ, बंद करी है जी। सुबह हम आए तो बड़ी परेशानी से आए, आनंद विहार उतरे, वहाँ से आए और अब देखें अगर कोई सी गाड़ी जाए तो कहीं अगर सुनने चालू हो गई है गाड़ी तो अब देखेंगे प्लेटफार्म पर जाकर कौन सी गाड़ी जाएगी, तो उससे हम गाजियाबाद तक जाएंगे। गाजियाबाद से सब जो बंद किया गया तो उससे दिक्कत हो रही थी। हाँ, दिक्कत हो रही है जी। अभी शुरू हुआ या नहीं हुआ है? अब ये जानकारी पूरी नहीं है कि शुरू हुआ या नहीं हुआ। होने की वैसे संभावना है कि शुरू हो चुका। दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत है जी। जब परेशानी हो रही है, सवारी यहाँ की यहाँ रुकी हुई है, कहीं जाना है उसे कैसे जाना है, घर पे जाना है या कहीं भी रिश्तेदारी में जाना है तो कैसे जाएगा आदमी। तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। आए दिन ये होता रहता है, तीसरे चौथे दिन। अभी 10 दिन पहले जो हुआ था ये, हाँ 14 तारीख को, उसके पहले भी ऐसे ही हुआ था। ट्रेन बंद कर दी थी, बस बंद कर दी थी। हाँ, पानी की प्रॉब्लम से ही तो हुआ है। अब फिर आज यही हाल हुआ है। बहुत बड़ी दिक्कत होती है। ज़्यादा 11 बजे तक पहुंच पा रहे हैं हम लोग नहीं। जैसे हम आते दादरी से जो पहली गाड़ी थी खुर्जा, हाँ ये बंद है दोनों। हाँ, खुलनी चाहिए जी, खुलनी चाहिए। परेशानी है, हल हो जाएगी, खुल जाएगी तो सवारी आ जाएंगे, अपनी ड्यूटी पर टाइम पर पहुंचेंगे सब लोग। दिक्कत ये है जी, गाड़ी ने गाजियाबाद ही रोक रहे हैं। जमुना का पानी चढ़ रहा है तो नहीं, पहले गाड़ी सीधी शाहदरा आ गई, अब गाड़ियों को यहाँ गाजियाबाद ही रोक रहे हैं। इतनी दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा। वहाँ से टम्पू वम्पून में ही आ रहे हैं जी, गिरते पड़ते। दूध भी फट रहा है सारा। हाँ जी, है जी, बंद ही कर दी, वहीं रद्द कर दें गाजियाबाद पे ही। नई दिल्ली पहले वो शाहदरा भेज दे, शाहदरा से वापस भेज दे। अब यार नई दिल्ली को निकाल दे तो आगे आई ना रहे, अब गाजियाबाद ही बंद कर दें। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है जी। दूधिया ही ज़्यादा आम है वैसे उसमें। गाड़ी गाजियाबाद रोक देवे, पहले गाड़ी नई दिल्ली होकर सकूर बस्ती निकाल देवे तो इतनी दिक्कत ना आवे, आनंद विहार उतर जाए, वहाँ से टेम्पू करके ले आवे। अब गाजियाबाद ही रोक दें गाड़ी, वहीं रोक दें। सुबह 2 घंटे बैठे रहे, 2 घंटे के बाद में आए हैं और सारा दूध खराब हो गया। पहले हफ्ता पर बंद थी, आज फिर बंद हो गई हैं दोबारा। खुर्जा से चलकर 64 4091 सारी ऐसी गाड़ियाँ ही, सब यही हाल है। कोई गाड़ी पुरानी, कम से कम शाहदरे तक तो गाड़ी आई जाए। जो गाड़ी पुरानी दिल्ली जा रही हो शाहदरे तक तो आ जाए, शाहदरे फिर वापसी कर दें, बस यही चाह रहे हैं और क्या है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में यूरोलॉजी के मरीजों की लेजर मशीन से सर्जरी शुरू हो गई है। लेजर सर्जरी की मशीन से डॉक्टरों को सटीक प्रोसीजर करने में मदद मिल रही है, जिससे कम ब्लीडिंग होती है। साथ ही मरीज को दूसरे दिन ही डिस्चार्ज किया जा सकता है। सर्जरी पूरी तरह निःशुल्क है। यूरोलॉजी सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर विकास शर्मा ने बताया कि अभी 2 दिन में ही 6 मरीजों की लेजर सर्जरी की जा चुकी है और उन सभी को अस्पताल से छुट्टी भी दी जा चुकी है। यह सर्जरी यूरोलॉजी प्रमुख डॉक्टर विकास शर्मा और सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विकास अग्रवाल द्वारा की जा रही है। यूरोलॉजिकल स्टोन और प्रोस्टेट रोगों के लिए लेजर तकनीक सबसे अच्छा उपलब्ध उपकरण है। जटिल प्रोस्टेट रोग के लिए लेजर प्रोस्टेट हटाने के साथ साथ कठोर से बहुत कठोर गांठों को सटीक रूप से तोड़ना संभव हो रहा है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लेज़र यूरोलॉजी सर्जरी शुरू हो गई है। लेज़र उपकरण सबसे अच्छा उपकरण माना जाता है यूरोलॉजी सर्जरी के लिए। इसके द्वारा हम भिन्न प्रकार के ऑपरेशन करते हैं, जिसमें से एक पथरी रोग है, इसको हम स्टोन डिजीज भी कहते हैं। दूरबीन द्वारा पथरी को लेज़र एनर्जी से सटीक तरीके से तोड़ा जाता है। पथरी के अलावा जो गदूद या प्रोस्टेट की बीमारी है या कॉम्प्लेक्स प्रोस्टेट के डिजीज़ हैं या फिर मरीज़ को प्रोस्टेट के साथ साथ हार्ट की बीमारी भी है, ऐसे मरीज़ों में लेज़र द्वारा प्रोस्टेट की ऑपरेशन सफल है। इसके अलावा कई ऑपरेशन जो पहले किए गए हैं और फेल हो गए हैं, वो ऑपरेशन लेज़र द्वारा भी सफल हैं। उसमें बिना कट लगे ऑपरेशन संभव है। ये ऑपरेशन लेज़र मशीन के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मेरे द्वारा डॉक्टर विकास शर्मा और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विकास अग्रवाल द्वारा किया जा रहे हैं। आज एक बलात्कार पीड़ित महिला ने मीडिया के सामने इंसाफ की गुहार लगाई। महिला का आरोप है कि पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। महिला के मुताबिक मंडावली इलाके के एक मौलवी ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर उससे दुष्कर्म किया। लक्ष्मीनगर में रह रही यह महिला मुरादाबाद से दिल्ली MSc की पढ़ाई करने आई थी। यहाँ इस मौलवी की मुलाकात इस महिला से हुई। पहले तो महिला फ़ोन के माध्यम से मौलवी से संपर्क में आई।
मौलवी अपने साथियों के साथ उसके पास चंदा लेने आया था। उसने कोल्ड ड्रिंक पीने की बात कही। कोल्ड ड्रिंक उसका साथी लेकर आया और बहला फुसलाकर पीड़ित महिला को जबरन कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिसमें नशीला पदार्थ पहले से ही मिला हुआ था। महिला वह कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बेहोश हो गई। जब होश में आई तो उसने खुद को आपत्तिजनक स्थिति में पाया। महिला ने बताया कि मौलवी ने उसे यह बात किसी और को बताने से मना किया और बताने पर जान से मारने की धमकी दी और कहा कि वह उसका अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देगा। लेकिन पीड़ित महिला ने हिम्मत जुटाकर मंडावली थाने में केस दर्ज कराया। वो आते हैं 2018 में 17 नवंबर को। जब वो आते हैं यहाँ पर बोलते हैं कुछ टाइम के लिए हम रुक जाते हैं। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब शाम होती है शाम को ही आते हैं। उसी दरमियान बोलते हैं वो कि ऐसा है कि हम कोल्ड ड्रिंक पीना चाह रहे हैं। जब हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप कोल्ड ड्रिंक मंगा लीजिए। जब वो कोल्ड ड्रिंक मंगाते हैं तो सर मुझे तो पता नहीं वो क्या करते हैं, लेकिन वो उनके जो 2 साथी होते हैं वो साथ में आते हैं मौलाना सलीम रजा के साथ में। तो वो अतीक और कामरान को भेजते हैं, बोलते हैं कि कामरान और अतीक जाओ कोल्ड ड्रिंक लेकर के आओ। अतीक कामरान कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए जाते हैं और जब कोल्ड ड्रिंक लेकर के आते हैं तो मैं गिलास लेकर के आती हूँ, उनको गिलास देती हूँ। तो सर वो पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या था उसमें, लेकिन उसमें एक नशीला पदार्थ था। लेकिन मैं जब पीती हूँ तो मैं बेहोश हो जाती हूँ। जब मुझे होश आता है तो मैं ऐसी थी जो कि मैं शो नहीं कर सकती हूँ। तो सर वो उसके बाद मैं चिल्लाई तो सलीम रजा ने मेरा मुंह दबा दिया और गर्दन दबाते हुए कहा कि अगर तुमने कुछ कहा या चिल्लाई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसी दरमियान अतीक कामरान आ जाते हैं और मेरी जो फोटो जो होती है, अश्लील जो फोटो होती है मेरे तो वो दिखाने लगते हैं। तो कहने लगते हैं अगर तुमने किसी से कुछ कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, या तुम्हारी ये वीडियो जो फोटो है अश्लील ये सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा, या तुम अगर अपने घर वालों को बताती हो किसी को तो मैं तुम्हारे घर वालों को शो कर दूंगा, जिससे तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, तुम्हारा कैरियर खत्म हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट जिले की AATS टीम ने चाइनीज मांझा बेचने वाले एक डीलर को जाफराबाद इलाके से गिरफ्तार किया है। उसके पास से 60 रोल चाइनीज मांझा बरामद हुआ है। गिरफ्तार डीलर की पहचान जाफराबाद के रहने वाले 25 साल के जाकिर के तौर पर हुई है। DCP डॉक्टर जॉय तिर्की ने बताया कि हाल के दिनों में दिल्ली में चाइनीज मांझे के कारण कुछ लोगों की जान चली गई। ऐसे में जिला पुलिस उन डीलरों और दुकानदारों पर नजर रखे हुए है जो चाइनीज मांझा मार्केट में बेच रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के कई इलाकों में छापामारी की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस हर तरफ छापामारी कर रही है। अवैध रूप से बेचे जा रहे चाइनीज मांझे को पुलिस जब्त कर रही है और दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। अनाउंसमेंट के जरिए सबको सूचित किया जा रहा है कि किसी भी दुकान में चाइनीज मांझा मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारा चाइनीज़ मांझा आ रहा है मार्केट में और ये जल्दी टूटता नहीं है और इसकी धार भी बहुत तेज़ होती है। एंड वी हैव हैड सो मेनी इंसिडेंट्स। बहुत सारे लोगों की बहुत ग्रीवियस इंजरीज भी हुई हैं और रिसेंटली आपने देखा जैसे छोटे बच्चे के जान भी चले गए इसमें। 5-15 का कलंदरा बनता है जिसमें ऑलमोस्ट मतलब सज़ा 5 साल की है, रिपीट ऑफेंडर की 7 साल की सज़ा है, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी है। एक अवेयरनेस कैंपेन जिसमें लाउड हेलर लेके हम लोग हर किसी के जो इस तरह के शॉप्स हैं वहाँ पे हम लोग जो बस्तियाँ हैं जहाँ पतंग उड़ाते हैं वहाँ पे इस तरह की अवेयरनेस की, इससे जानलेवा हो सकता है। ऑर्डिनरी आप सूत का धागा लेके भी पतंग उड़ा सकते हो, उतना ही मज़ा आएगा। नहीं, थैंकफुली मेरे यहाँ कुछ नहीं है बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। और अभी रिसेंटली मेरे जी एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड को मैंने काम दिया था तो उन्होंने बहुत भारी मात्रा में, उसकी प्रेस रिलीज़ भी हम लोगों ने इशू की थी, भारी मात्रा में उन्होंने चाइनीज़ जो मांझा है उसको सीज़ किया है। समस्या क्या आती है कि जब कोई पतंग कट के आ गई या कहीं धागा पड़ा, उससे इंसिडेंट हो गया तो किससे कौन उड़ा रहा था वो हमें कई बार नहीं पता लग पाता। सेकेंडली बहुत सारे छोटे बच्चे उड़ाते हैं, छोटे बच्चों के खिलाफ आप उस तरह एक्शन नहीं ले सकते। तो ये तो अवेयरनेस की बात है। जो बेच रहे हैं वहीं पे अगर हम सोर्स को ही ख़त्म कर दें तो आई थिंक दैट विल बी बेटर। सरकार द्वारा वन टाइम यूज प्लास्टिक बैग्स पर बैन है। इसके बावजूद ये प्लास्टिक बैग्स बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे हैं और इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि अभी प्लास्टिक बैग्स कहने के लिए तो बंद हैं, लेकिन सरकार इसे लागू कराने के लिए कड़ा रुख नहीं अपना रही। इस वजह से ये प्लास्टिक की थैलियाँ आज भी खूब इस्तेमाल हो रही हैं। सरकार को प्लास्टिक की थैलियों के विकल्प को सस्ता करना चाहिए ताकि दुकानदार और लोग खुद से प्लास्टिक बैग्स को ना कह सकें। साथ ही इन्हें बनाने वाली फैक्ट्रियों को भी बंद किया जाना चाहिए ताकि न प्लास्टिक बैग्स बने, न बिकें और न ही इनका इस्तेमाल हो। देखो,
पॉलीथीन तो आज भी मिल ही जाती है। उसका रीज़न और कारण है क्योंकि एक तो सभी की ज़रूरत बन चुकी है। अब मान लिया जाए कोई बाइक पे सामान लेने के लिए जा रहा है तो उसे बाइक पे कहाँ से दवाई ली है या कोई भी चीज़ खरीदी है, XYZ सब्जी ली है या कोई चीज़ खरीदी है, उसे कैसे लेके चलेगा अगर बाइक पे? तो ये ज़रूरतमंद चीज़ें हैं। कहते हैं कि थैला लेकर के चलो, हर आदमी कोई थैला तो घर से लेके चलेगा नहीं कि मुझे थैले से सब्जी खरीदनी है या कोई दवाई लेके आनी है या कोई चीज़ लेके आनी है। एक तो ज़रूरत, दूसरी बात ये कि जो प्लास्टिक की थैलियाँ गवर्नमेंट की मान्यता से चल रही हैं वो बहुत महंगी पड़ रही है। वो तकरीबन 150-200 रुपये किलो से ऊपर पड़ जाती है। अब जब 150-200 रुपये 5 किलो वाली बताते हैं थैली जो है, जो जिसमें 5 किलो का सामान आता है, वो 5 रुपये से भी ऊपर की कॉस्ट में पड़ती है। अब वो किस पर जोड़ पड़ेगा? वो आप पे और हमारी जेब पर ही पड़ेगा। उसका रीज़न कारण हमने कोई सब्ज़ी खरीदी 25 रुपये किलो की कोई चीज़ खरीदी और वो 5 रुपये किलो वो थैली का वज़न लगा दिया तो वो 30 रुपये किलो पड़ गई। तो ये तो गवर्नमेंट को छूट देनी चाहिए, सुविधा देनी चाहिए और गवर्नमेंट को ज़्यादा मात्रा में अननोन पॉलिसी चलानी चाहिए, टैक्स डिबेट पे छूट देनी चाहिए, पानी पे, बिजली पे, सब चीज़ों पर जितनी। देखो लापरवाही क्या है, ये ना बेसिक नीड है एक्चुअली, सब लोगों की ज़रूरत बन चुका है, ये जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। अब सरकार जो डिसीजन लेती है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ लूप होल होते हैं। फैक्ट्रियों में बन रहा है, बाज़ार में बिक रहा है, और बाज़ार में बिकेगा तो जिसको चाहिए वो ले ही लेगा कहीं ना कहीं से। या तो फैक्ट्रियाँ बंद की जाएँ, मतलब जहाँ चोट होनी चाहिए थी वहाँ चोट नहीं हुई, दुकानदारों के चालान काटे जाए 50-50 हज़ार रुपये के। जो आदमी 10 रुपये का पैकेट खरीद के लाया और मान लो यहाँ रेडी लगाता है और किसी को 10 रुपये की सब्ज़ी दे रहा है, उसमें डाल के वो 10,000 रुपये का या 50,000 रुपये का उसका चालान कट जाएगा तो वो तो मर जाएगा। जो जहाँ चोट होनी चाहिए, जहाँ फैक्ट्री बंद होनी चाहिए, प्लांट बंद होने चाहिए, वहाँ वो काम नहीं किया सरकार ने। इसलिए मैं कहूँगा कि ये शायद आधा अधूरा डिसीजन है, पूरा प्रॉपर तरीके से उसे लागू नहीं कर पाए। वो भी तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है ना, जब किसी एक चीज़ को बंद कर रहे हो तो उसकी जगह जिसे दूसरे को स्टार्ट करना है उसको कैसे कम से कम पैसों में लोगों तक प्रोवाइड करा पाएँ, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। बिजली में सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, पानी दिल्ली में फ्री है। आप देखते हो ना, गवर्नमेंट की अपनी ड्यूटी है ये सब चीज़ें करने की। वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना करके ज़मीन पर लोगों को मरने के लिए छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर कि डिसीजन आया, ऊपर से थोप दिया गया, वो जो फैक्ट्री चलाता था उसको कोई ऑप्शन दे ताकि उसकी रोजी रोटी ना खराब हो। पूर्वी दिल्ली में एक बार फिर आग का तांडव देखने को मिला। गांधीनगर में जीन्स बनाने वाली फैक्ट्री के स्टीम प्रेस बॉयलर में ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना तेज था जिसके चलते वहां काम कर रहे 3 मजदूर शटर के साथ घायल अवस्था में फैक्ट्री के बाहर गली में गिर गए। तीनों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक मजदूर की हालत नाजुक बताई जा रही है। बाकी 2 को चोटें हैं। आसपास मौजूद लोगों का कहना है कि ब्लास्ट की आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि आसपास के घरों के शीशे टूट गए। फिलहाल दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। कल हमको मिली है 16:40 पर कि गोदाम और फैक्ट्री में आग है और हम लोग ने अप्रोच किया। यहाँ पर गाड़ियाँ यहाँ पर मौके पर 5 आई हुई हैं। अभी देखिए गलियाँ हैं, यहाँ पर गाड़ी आ नहीं पा रही है, हमने लंबी लाइन लगाई हुई है और गाड़ियाँ कई जो है बार बार हमारी जो खाली हो रही है उनको भर के ला रहे हैं। दरअसल आग जो है 3 फ्लोर पर है और हमने आग को अभी काबू पा लिया है और अभी कूलिंग चल रही है। जो इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली है कि 2 व्यक्ति हैं जो निकलने के दौरान जो है भगदड़ में उनको इंजरी हुई है, माइनर इंजरी है, हॉस्पिटल में है, उनका फर्स्ट एड चल रहा है। देखिए यहाँ पर कम से कम 2 या 3 लोग घायल थे और एक तो बहुत ही इंजर्ड हुआ, जिसको उठा के यहाँ से ये लोग हमारे फ्रेंड वगैरह वहाँ तक लेके गए उसका। और आग बहुत ज़बरदस्त लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया हमने तो खैर वो आधे घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर आ गए, जिससे कि ज़्यादा बचाव हो गया। सर कैसी हालत है उसकी बताया जा रहा है? सर ऐसा कुछ नहीं बता सकते क्या हालत है। जो एक आदमी इंजर्ड है जो उसकी तो हालत गंभीर बता रहे हैं उसको, और जो इनके ओनर यहाँ कोई एक आदमी यहाँ बैठते थे उसको कोई पड़ोसी थे वो लेके गए। एकदम अंदर थे हम कमरे में तो ऐसे एकदम ब्लास्ट जैसे होता ना, बड़ी तेज आवाज़ आई, हमें लगा शायद कोई एकदम बिजली कड़की है, कुछ और हुआ है। तो बाहर आके देखा तो ये शटर गिरा हुआ था पूरा नीचे, तो ये ब्लास्ट ऊपर आग लग गई तो बंदे फटाफट बाहर निकाले हमने वहाँ शटर में से। अंदर जाके देखा तो ये मीटर टूटे, दीवार गिर गई। हाँ ये बाहर हमारे ही मीटर है 2 लगे हुए, ये टूट गए एकदम। हमें लगा पता नहीं क्या हो गया, पहले तो समझ नहीं आई, मुझे लगा शायद शटर गिर गया नीचे। तो अंदर गया मैं पानी लेने, मैं कि चलो बंदों के मुंह पे मारता हूँ थोड़ा पानी, मेरा होश आया उनको। इधर अंदर आके देखा तो आग लगी पूरी। ठीक थे दोनों, फटाफट भेजा उनको हॉस्पिटल। पता नहीं, हमें नहीं पता, वो तो हॉस्पिटल है, उन्हें कोई पता हो तो जो छोड़ के आए हैं। हमने तो बस निकाला है उनको, फटाफट बाहर निकाला हमने, कहा पता नहीं क्या हो गया, शटर गिर गया। निगमकर्मी अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से सीएम हाउस पर धरना दिए बैठे हैं, लेकिन लगातार प्रदर्शन के बावजूद प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है।
ऐसे में निगम कर्मियों का कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो ये कल यानी 25 जुलाई से सिविक सेंटर पर काम बंद हड़ताल करेंगे। 7 जून से एमजीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन का जो धरना है सीएम आवास दिल्ली पर, वो अनिश्चितकालीन चल रहा है, जिसको आज 48वां दिन जारी हो चुका है और जिसमें अहम मांग है कच्चों से पक्का किया जाए। हमारे 26 साल हो गए कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा है और जो हमारे सीएम साहब है, इन्होंने अपने गारंटी कार्ड में 10 गारंटी में इन्होंने 8वीं गारंटी में कहा था कि मेरी सरकार बनाओ, मेरा मेयर बनाओ, कच्चों से पक्का करेंगे, समय पर सैलरी देंगे, जो भी एरियर्स हैं वो सब देंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। तो अब कल आने वाली 25 जुलाई को सिविक सेंटर गेट नंबर 5 पर हम घेराव करेंगे और कमिश्नर महोदय का खिलाफ विराट प्रदर्शन करेंगे, जिसमें हम काम बंद करने की घोषणा भी कर सकते हैं अगर शासन प्रशासन समय पर नहीं जागा तो। साथियों, जैसे कि आज हमारे धरने का 38वां दिन है, 48वां दिन है, तो दोस्तों अभी तक कोई भी किसी तरह से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला कहीं से भी कि भाई हम आपकी मांग पूरी करें। दोस्तों कल जैसे 25 तारीख है, कल हम जा रहे हैं सिविक सेंटर में और कल सिविक सेंटर में जाके हम घेराव करेंगे और घेराव करके वहीं पर बैठेगा और बैठ के वहीं से हमने कल से काम बंद हड़ताल की घोषणा करनी है। आज हमने धरने में बैठे हुए 7 तारीख से 48 दिन हो चुके हैं। मैं सभी कर्मचारी भाई बहनों से, अपने परिवार के लोगों से आग्रह करता हूं कि कल 25 तारीख 25/7/2023 को सिविक सेंटर पर विराट प्रदर्शन करेगी यूनियन एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन और वहाँ से काम बंद हड़ताल की घोषणा भी की जाएगी। यमुना के जलस्तर की वजह से इंसान तो क्या जानवर भी परेशान हैं। यमुना के लोहे के पुल को लोगों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। साथ ही आज यमुना खादर की गौशाला की गायों को लोहे के पुल पर बांधा गया। कल देर शाम जैसे जैसे यमुना का जलस्तर बढ़ा, वहां रहने वाले लोगों और गौशाला संचालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बाद प्रशासन ने यमुना के पुल को अस्थायी रूप से वाहन और लोगों के आने जाने के लिए बंद कर दिया। गायों को यहां बांधने का फैसला किया गया। ये गाय यहां कितने दिन रहेंगी यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन गायों के लिए एक नया ठिकाना जरूर बन गया है। अब इन गायों की देखभाल भी शायद ठीक तरह से हो। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने लोगों के रहने खाने की व्यवस्था की है। वहीं बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन भी यमुना बाढ़ पीड़ितों के लिए आगे आए हैं, लेकिन गांधीनगर इलाके में बाढ़ पीड़ितों ने हमारे संवाददाता मोहित शर्मा से बातचीत में कहा कि सरकार की तरफ से कोई भी सामग्री उनको नहीं मिल रही है। लोगों ने यह भी कहा कि कुछ शिविरों को शिफ्ट करने की बात कही जा रही है, जिससे उन्हें चिंता हो रही है कि अब वे कहां जाएंगे। कुछ लोग देने आ रहे हैं, सरकारी तरफ से तो कम है। हाँ। अच्छा, शौचालय की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? शौचालय ये नहीं यहाँ पे, शौचालय नहीं है। नहीं, 2 रोड क्रॉस करके मान लो जाते हैं लोग, तो खुलने में सोच कर रहे हैं ना अभी भी। हाँ, ऐसा है जी, सरकार की तरफ से क्या है, कहने वाला हर कोई है। अभी देख रहे हो आप, खुद ही टेंट लगा हुआ है और जो भी परेशानी आपके सामने दिखाई दे रहा है, बाहर तो आ गया, इन्होंने पहले कोई सुविधा नहीं बताया। चलो जो भी है, जान बच गया, बहुत है। बाकी रहने के लिए, खाने पीने के लिए इतना सुविधा नहीं है। अब टाइम से अगर वो मान लो खिचड़ी लाए तो क्या खिचड़ी खा के रहेगा? जिस तरीके से इन्होंने इस बंदे से कमा रहा है इलेक्शन में, हर चीज़ों में इनको दिखा के, इसी तरीके से इनको कुछ ना कुछ देना चाहिए कि नहीं जी 10 किलो चावल लो, अपने तरीके से बना के खाओ। अभी काम धंधा बंद है, बैठ के खा रहे हो, तो अभी इनको देना चाहिए। अब ये सरकार क्या कर रहा है, आते हैं और आने के बाद देख के बस वही रवाना हो जाता। आया था ये आया था, आए तो आप भी हैं, उसमें क्या है, आने से क्या होता है, जो मदद है वो करना पड़ेगा ना गरीबी में। NH24 मदर डेयरी रेड लाइट स्थित ऑटो स्टैंड पर 2 लड़कों ने चॉपर की नोक पर ऑटो चालकों से रुपए लूटे थे। इनमें से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर उससे लूटे गए पैसे बरामद कर लिए हैं। आपको बता दें कि इस मामले में पांडवनगर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, लेकिन अंधेरे के कारण कोई फुटेज नहीं मिली। एक मुखबिर ने सूचना दी कि इस डकैती में अशोक प्रधान का बेटा अंजन शामिल था। अंजन के पिता ने बताया कि वह मानसिक रूप से बीमार है और इहबास से उसका इलाज चल रहा है। वह ज्यादातर सड़क किनारे रहता है और सोता भी वहीं है और घर नहीं आता। टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की और आखिरकार अंजन को संजय झील से पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपने साथी के साथ ऑटो चालकों से पैसे लूटने की बात कबूल की। पता चला कि आरोपी नशे का आदी है और इहबास से इलाज करा रहा था। वह अपनी लत पूरी करने के लिए ऑटो चालकों को निशाना बनाता है और उनसे पैसे लूटता है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।